गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समान अध्ययन 40,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज फर्स्ट। और हम अध्ययन करते हैं 637 पेज है, खोल लीजिए। ये है 647 पेज, रक्षा एवं प्रतिरक्षा। प्रारंभ करते हैं। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1958। DRDO की बात कर रहा हूँ। 1958 में सतीश धवन इसके अध्यक्ष है। ये वही है जिससे वायु पोत का जो वायुयान का जो निर्माण करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जैसे मिसाइल हो गई, ध्रुव मिसाइल हो गई और बड़े बड़े जेट हो गए, वो यही बनाने का कार्य करते हैं। और बेंगलोर में जब वो आयोजन होता है, क्या कहते हैं उसका, ये फेयर लगता है, जो रक्षा मेला लगता है ना, तो उसमें जो वायुयान का जो शो ऑफ होता है, तो ये DRDO की मदद से ही किया जाता है। सेनाओं के प्रमुख की समिति, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो वरिष्ठतम सेना अध्यक्ष। युद्ध की स्थिति में प्रारंभ युद्ध की स्थिति में प्रारंभ या समाप्ति के बारे में सूचना का उत्तरदायी किसका है? विदेश मंत्रालय का है। रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से एक को नियम बजट सहायता नहीं दी जाती? भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान नई दिल्ली। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है, उसकी सहायता हेतु रक्षा राज्य मंत्री होता है। रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों की जिम्मेदारियों को वहन करता है। रक्षा शोध एवं विकास विभाग का प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। देखिए समझिएगा, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो फील करिए। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का प्रमुख होता है, सही बात है। रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ एवं तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों की जिम्मेदारियों का वहन करता है। वायुसेना, थल सेना और कौन सी बची, कमेंट करो, ठीक है ना। तो ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, मेन होता है, मुख्य होता है। रक्षा शोध एवं विकास विभाग का प्रमुख होता है, जहाँ शोध एवं संस्थान, मतलब जहाँ शोध होते हैं रक्षा से संबंधित, उसका भी प्रमुख होता है। तीनों चीज़ें सत्य हैं, फील करोगे क्वेश्चन बनेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में तो मैंने बताया 1958 में, और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास में लगी 10 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। यह DRDO जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और विकास, प्रक्षेपास्त्र, युद्ध सामग्री, हल्के युद्धक, वायुयान आदि कुछ इसके उत्पाद हैं। ये हमने चारों चीज़ पढ़ा। अब हम देखेंगे कौन सा गलत हो सकता है। क्वेश्चन क्या था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको खबर नज़र में आ ही जाएगा। DRDO 1958 में, सही बात है। सतीश धवन इसके अध्यक्ष, ये भी सही बात है। विकास, प्रक्षेपास्त्र, युद्ध सामग्री, हाँ हल्के फुल्के वायुयान बनाता है, सही बात है। तो गलत क्या हो सकता है? चौथा, कि यार 10 प्रयोगशालाओं के बारे में मैंने सुना तो नहीं है। हाँ, ये भी नहीं जानता कि नहीं है कन्फर्म, लेकिन सुना नहीं है। फिर भी एट द लास्ट बोलना चाहूँगा कि 647 पेज खोल लीजिए अरिहंत 40,000 का, तभी पढ़ने में मजा आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बाकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड भी है, भारत अर्थ मोबाइल लिमिटेड भी है, लेकिन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की स्थापना 1964 में की गई थी। इस संस्थान का बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। HAL की बात कर रहा हूँ। इसका मुख्य कार्य जो है विभिन्न प्रकार के विमान, हेलीकॉप्टर, उससे संबंधित हवाई इंजन के उपकरणों तथा कलपुर्जों का निर्माण करना है। राहुल गांधी जी ने बहुत हल्ला किया था कि जो राफाल की डील है HAL के साथ हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतलब ये निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? तो चलिए, भारत में कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है। कैसे करते हैं? बिपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। भारत में चीफ ऑफ कमेटी का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये भी कैसी बात हो सकती है? भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करता है। मतलब उन्होंने दोनों, ऊपर क्वेश्चन बोल रहे अलग अलग, दोनों को मिक्स कर दिए। मतलब बेटा तुम तो गलत ही हो, ठीक है। इस तरह समझना है कि यार बेटा तुम अलग अलग बता रहे हो, फिर हमको कंफ्यूज करने के लिए मिक्स करोगे, हम उस सब्जी को काट के खा लेंगे अलग अलग, ठीक है ना, इसको समझना है। तो यही गलत है। चौथा क्वेश्चन, चौथे में क्या दिया है? भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। तो जो तीसरा है वो गलत है, चौथा जो है उसी को अलग अलग किया है तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाना कैसे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन, मतलब चीन कहाँ आ गया, ठीक है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, तो देखिए, अब देखिए मझगांव डाक लिमिटेड, एक्चुअली मैं सतना से हूँ, ठीक है। तो सतना में आप ये देखोगे मझगांव एक गांव है। तो जब मैं पहली बार इसको पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मझगांव कहाँ से आ गया। लेकिन मझगांव डाक लिमिटेड जो है, ये जो है अपना मुंबई में है। तो मुंबई, तो आप माइंड में रखो कि जो मझगामा है, ऐसे माइंड में रखो कि मझगामा जो है मुंबई में है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलुरु में है। अब देखो, अब कैसे याद करोगे, अरे यार अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कहाँ से कर रही है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु का ही इसको जो है मतलब इधर जो आप इधर देखोगे तो फील ये करो कि इधर से ही मूव करती है, कौन सी पृथ्वी जो है मूव करती, कैसे करती है भैया, क्योंकि हम यहाँ से मतलब अच्छे अच्छे मतलब रॉकेट बनवाते हैं, फिर हरिकोटा से निकालते हैं अंतरिक्ष के लिए, माइंड में रखने के लिए। तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलुरु, मझगांव डाक मुंबई, फिर गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, ये कौन सा हो जाएगा आपको, दूसरा कानपुर में। कहाँ, कानपुर में। तो गैस कहाँ, कानपुर में। योगी जी हवा भरे पड़े हैं किनकी, अखिलेश यादव और मायावती। तो माइंड में रखो, तो गैस भरे पड़े हैं, हवा भरे पड़े हैं किनके, अखिलेश यादव और, तो कानपुर में। तो गार्डन रिच शिप, तो ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। ऐसे याद करने का, ईडन गार्डन कोलकाता, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑब्जेक्टिव भले कम हो लेकिन जो पढ़ने का तरीका होगा उससे कहोगे कि हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा बनाए रखो यार, अभी तो जिंदा रहना, पता नहीं कितना जिंदा रहना। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान तथा विकास की स्थापना 1980 में की गई। डीआरडीओ का प्रमुख रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री के सलाहकार होता है। देखिए समझते चलना थोड़ा सा बात को, क्वेश्चन कहना क्या जाता है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग की स्थापना 1980 में की गई। डीआरडीओ का प्रमुख रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है, जैसे सतीश धवन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा से मतलब रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में, बिल्कुल सही बात है, जिनकी सतीश धवन के अध्यक्ष है। 1990 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। तो क्या हो सकता है, ये तो आपको पता है। 1958 की जब बात करें तो 1990 कैसे हो सकता है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित की गई है, तो 7 क्षेत्र में। वो क्षेत्रों के आप नाम मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी, आंतरिक, माउंट आबू, कैसे फील करो आंतरिक सुरक्षा। अब देखो राजस्थान में माउंट आबू है, किस पर्वत में है, आरावली पर्वत में ना, कि हिमालय में, कि उसमें सागर माथा में। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहा, माउंट आबू। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना की कमान नहीं है, दक्षिण पूर्वी कमान। भारतीय सेना की कमान नहीं है भैया, दक्षिण पश्चिम कमान है, सेना प्रशिक्षण कमान है, मध्य कमान है, लेकिन दक्षिण पूर्वी कमान कोई नहीं। भारतीय सेना में निम्न से कौन सी कमान नहीं है, उत्तरी वायु कमान। देखिए एक जो थल सेना की हमने बात कर दी तो दक्षिण पूर्वी कमान, और वायुसेना की जब बात करेंगे तो उत्तरी वायु कमान हमारे पास नहीं है। भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचलित फर्क होर एयरबेस किस देश में स्थित है, तजाकिस्तान। ताज़ा फर्क तभी पड़ेगा तब ताज़ा रहेगा। तो वायु हवा में फर्क तभी पड़ेगा जब ताज़ी हवा मिलेगी। तो कैसे याद कर लिए कि भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचलित फर्क होर एयरबेस तजाकिस्तान, ताज़ा। मास्टर ऑफ चीफ पेटी ऑफिसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ऑफ चीफ पेटी ऑफिसर निम्नलिखित में एक रैंक है भारतीय नौसेना की। अंडमान और निकोबार कमान है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की संयुक्त कमान है इधर, हाँ इसको याद कर लो बेटा। भारतीय तटरक्षक क्या है, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निम्न मंत्रालयों में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, गृह मंत्रालय के है। उनमें आती है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वही है। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक गलत है, तो चलिए पहले मैं गलत को बता देता हूँ। सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों, तो मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श कहाँ से यार, उनका कहाँ रोल आ गया।
सशस्त्र बल अधिकरण को सेना अधिनियम 1950 के अधीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों को न्याय निर्णय करने की शक्ति है। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि एमपीएससी में कैसे पूछ सकता है। पूछ लेगा कि सशस्त्र बल अधिकरण की सेना अधिनियम, जो ये अधिनियम आता है कब आता, तो 1950 का है। सेना न्यायालय के निष्कर्षों और दंडादेशों को सशस्त्र बल अधिकरण के समक्ष चुनौती दी सकती है। जो सेना न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेशों को सशस्त्र बल अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, तो दी जा सकती है। हाँ, फिर सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श से करके ही की जाएगी। तो नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन हटाने के लिए फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, आर्म्ड कोर सेक्टर इन स्कूल जबलपुर, गलत बात है। आर्मी मेडिकल कोर एंड सेंटर इन स्कूल लखनऊ में है। तो आर्मी भैया कहाँ, योगी जी के पास गए लखनऊ, आर्मी भैया। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम भेज दिए भैया, विशाखा मैडम जो है पूर्वी नौसेना कमान संभाल रही हैं। और दक्षिणी वायुसेना दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को संभाल दिए। सुमेलित करना है तो इसी को समझना पड़ेगा। तो क्या लिखा, सेना शारीरिक प्रशिक्षण जो स्कूल है, सेना शारीरिक, तो सेना का जो शरीर हो, अब ऐसे याद करो, सेना का जो शारीरिक संबंधित हम प्रशिक्षण देंगे, कहाँ देंगे, पुणे में देंगे। कहाँ देंगे, पुणे में। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज अपना देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वायु रक्षा निर्देशित प्रक्षेपास्त्र जो स्कूल है, वायु जो रक्षा प्रक्षेपास्त्र जो अपने गोपालपुर में है, कौन सा, वायु रक्षा निर्देशित, ठीक है ना। बख्तरबंद कोर केंद्र, जो अपना बख्तरबंद कोर केंद्र है वो अहमदनगर में है। अहमदनगर कहाँ है, पुणे में, पुणे के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, मध्यवर्ती कमान, पूर्वी कमान। तो इसका कैसे हो जाएगा, उत्तरी कमान अपना उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान पुणे दिया है, मध्यवर्ती कमान लखनऊ दे दिया है, पूर्वी कमान कोलकाता दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट आपका सिकंदराबाद में है। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज आपका गोपालपुर में है। आर्मी सप्लाई कोर सेंटर एंड कॉलेज आपका जो है ये बेंगलुरु में है। आर्मी एजुकेशन कोर ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका पचमढ़ी में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मी एजुकेशन देंगे, कोर मतलब घुस घुस के देंगे उसको, नॉलेज ट्रेनिंग कराएंगे, कॉलेज एंड सेंटर बनाएंगे, कहाँ, अपने पचमढ़ी यार, मध्य प्रदेश की बढ़िया प्यारी सी पचमढ़ी, यहाँ करवा देंगे। और आर्मी सप्लाई कोर सेंटर एंड कॉलेज, आर्मी सप्लाई कोर सेंटर एंड कॉलेज सप्लाई करवाएंगे आर्मी की, तो कहाँ से करवाएंगे भैया, अपना बेंगलुरु में करवाएंगे। सही बात है, यहीं से बढ़िया, यहाँ से बढ़िया हवाई जहाज में भेज दो, सीधा अमेरिका में भेज दो। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज अपना मस्त जो है, इसको हम कहाँ करवाएंगे, आर्मी एयर डिफेंस गोपालपुर, गोपाल बेटा, आर्मी एयर डिफेंस में जाओ। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ करेंगे कॉलेज ऑफ डिफेंस का, अपना कर लेंगे सिकंदर, जो सिकंदर होगा वही मैनेजमेंट करेगा। तो बस याद करने की तरीका भैया इतना दिल में मत लेना। नेक्स्ट, सशस्त्र बल अधिनियम 1958, पहले तो यही है सशस्त्र बल अधिनियम 1958 का है, याद रहना चाहिए। यह अधिनियम केवल मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों में लागू होता नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। उपरोक्त अधिनियम के अधीन अभिरक्षा के लिए व्यक्ति को न्यूनतम संभव विलंब से निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों को सौंप देना आवश्यक है। समझ गए आप, तो अगर निकटतम पुलिस स्टेशन के पास आप सौंप दो तो यही बस आपका सही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड पर और भी राज्यों में कुछ लागू है। किसी क्षेत्र को उपरोक्त अधिनियम के अधीन उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है केवल तभी जब राज्य सरकार की यह राय हो कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग संबंधित क्षेत्र में खतरनाक दशा को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई क्षेत्र घोषित करो। कौन सा कथन लिखा है इसमें से, कौन सा कथन सही है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करता है, मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। डिफेंस ऑफ सर्विसेज स्टाफ कॉलेज विलिंगटन एक प्रमुख सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं, बाहरी मित्र देशों तथा भारतीय सिविल सर्विस के मध्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, विदेशियों को है, नेपाल, शायद भूटान या नेपाल के, नेपाल या भूटान के, नहीं नेपाल के हैं, नेपाल के अधिकारी आते हैं और यहाँ जो है सीख के जाते हैं, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से विलिंगटन। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोड की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा के लिए युवकों को जागरूक कराना, बिल्कुल सही बात है। भारतीय सेना के शीत आरंभ के सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 3, मतलब इसमें से आप देखिए कि भारतीय सेना का जो शीत आरंभ के सिद्धांत,
डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट, इस बारे में कई लोगों ने पढ़ा भी ना होगा। तो इससे भारत की तीनों सेनाओं और एकीकृत युद्ध के समूह के मध्य संयुक्त प्रचलन शामिल है। सही है। यह भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी आक्रमण का नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ही बस ही है, गलत है। यह सिद्धांत 2004 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी निम्नलिखित में किन देशों के विदेशी कैडेट होते हैं? तो पहला हो गया अपना भूटान हो गए, बताया था, नेपाल हो गए, अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश को नहीं लेते इसमें, नहीं, वो जो मतलब IAS आते हैं वहाँ के यहाँ पढ़ के जाते हैं, वो वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन से भारत का अर्धसैनिक बल है? तो भारतीय तटरक्षक और पुनर्वास महानिदेशालय, असम राइफल। तो आप दिमाग लगाइए कि पुनर्वास महानिदेशालय एक ऑफिस टाइप का है, बाकी असम राइफल प्रचलित है उधर, और भारतीय तटरक्षक भी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं, 15 मिनट की वीडियो है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी हमने अभी कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन लगाए हैं। पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि कैसे हम इनको एलिमिनेट करेंगे, कैसे थोड़ा सा रट्टा मारेंगे, कैसे समझेंगे, और बड़े एनर्जी हंसते गाते सब हो जाता है यार, बस हौसला रखो। और जाते जाते आपको एक सुविचार के साथ छोड़े जाता हूँ कि सुनिश्चित करें कि आपके पैर सही जगह पर फिर मजबूती से लड़े खड़े रहें। देखो यार, ये आप ऐसी स्थिति पे चल रहे हो जहाँ कोई साथ नहीं है, तो लड़ना आपको है, मैं साथ में हूँ, छोटी छोटी मिल के अपन लड़ेंगे। जैसे तीरंदाज ज्योति सुरेखा एशियन चैंपियन बनी, भारत की ज्योति सुरेखा बिन्नम ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में शीर्ष वाली पूर्व विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया की ओर यूहान को हराया। इससे पहले ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता। एक सांस में मैंने बोल दिया, मतलब समझ रहे हैं आप कि इसको याद कर लेना है, आ जाता है। अगर आप बिहार PSC, MPPSC, UPPCS दे रहे हैं तो वहाँ और अर्जेंट हो जाता है, बाकी MPPSC में तो इतना काम चल जाएगा। तीरंदाज ज्योति सुरेखा कहाँ की है? ढाका में हुआ है, भारत की है। अपने MPPSC में कभी कभी पूछ लेता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी नेता साद रिजवी रिहा। अगर ये पूछ लेता है कि अगर कोई रिहा हुआ है तो ये पूछ लेगा उसका संगठन कौन था। संगठन था तहरीक एक लमैक पाकिस्तान, TLP। बस इतने देखे रहना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बांधवगढ़ पर्यटकों के पसंदीदा भाग बमेरा सन की आपसी संघर्ष में मौत। बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये बमेरा सन था वो किस राष्ट्रीय उद्यान में था? तो वो था अपना बाघ T37 की मौत हो गई है। तो ये कौन था? बमेरा सन था। ये आकर्षक था जो कि इसकी मृत्यु हो गई है। बाघिन सोलो कनकटी के साथ यह अपना परिवार बसा चुका था। मगधी ताला में टेरिटरी के दौरान हमला तो किसी इंसानों पर कभी नहीं किया बंदे ने। बस ऐसे थोड़ा सा जान लो बस। अब जैसे मान लीजिए चर्चा में है कि वायुसेना के विमान जल्द उड़ेंगे मेड इन इंडिया बायोफ्यूल से। तो क्वेश्चन सोचेंगे लोग कहाँ से आएगा? वो पूछेगा कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है भैया, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशाला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। वो पूछ सकता है कि जो अपनी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशाला है किसके अंतर्गत है? तो पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत है। फिर CSIR IIP के निदेशक डॉक्टर अंजन ने का नाम भी पूछा जा सकता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो कुछ भी आ सकता है। लगता है क्या क्या पढ़ लिया जाए यार, बहुत चीज़ें हैं, समय कम है। चलिए पढ़ते हैं। चीन सबसे अमीर देश, लेकिन चीनियों की अमीरी कितनी असली? ये है अपना आर्टिकल, थोड़ा सा समझेंगे। भारत किधर है, चीन किधर है, थोड़ा समझते हैं। लिखा है सामंतवाद राजतंत्र व अधिनायकवादी साम्यवाद से छुटकारा पाकर, जो सामंतवाद थे, राजतंत्र थे, अधिनायकवादी साम्यवाद से छुटकारा पाकर सब समाज ने समता मूलक प्रजातंत्र अपनाया। अवधारणा ये थी कि प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा ही हो। समझिएगा, प्रजा का शासन प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा हो, यानी मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो जाए। लेकिन कंसल्टेटिव संस्था मैकेंजी के अनुसार, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जब हम लोग निबंध लिखे या कोई सब्जेक्ट में बात करें प्रजा का शासन टाइप करके कुछ, तो हम इस तरह की कोड, जैसे इस तरह की रिपोर्ट का हम मेंशन कर सके। कंसल्टेंसी संस्था मैकेंजी के अनुसार हाल ही में माओवादी साम्यवाद का पुजारी चीन हो या धुर पूंजीवादी अमेरिका, यहाँ गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर। चीन की पूंजी पिछले 20 वर्षों में 16 गुनी बढ़ी है, जबकि पूरी दुनिया की 3 गुना। सोचो 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 सोचो। चीन के ऊपर 10% लोगों के पास 2000 में 45% पूंजी थी। अब सोचो।
10% लोगों के पास 2000 में 45% थी, जो 2015 में 67% हो गई, जबकि नीचे की आधी आबादी की पूंजी इसी काल में घटकर 14% से 6% रह गई। अमेरिका के ऊपर 10% लोगों की पूंजी 2000 और 2019 के बीच 67% से बढ़ के 77%, जबकि नीचे की 50% से, अब सोचो बाप रे, मतलब 1.5% भी लोग जो है उनके पास इतनी आबादी नहीं है कि वो जी खा लें। अब वहाँ 67% के पास बहुत आबादी है। यानी पूंजीवाद अमेरिका में गरीब अमीर की खाई बढ़ी ही है। तो हम जब का बात करते हैं अपने भारत की कि यार हमारी अमीरी गरीबी बढ़ती जा रही, तो मानता हूँ बढ़ती जा रही, लेकिन अमेरिका और चीन में तो और विध्वंस हालात हैं। लेकिन अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अमीर देश चीन ने नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में उस खाई को 2 दशक में काफ़ी बड़ा कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था भी लगभग इसी राय पर है। हालांकि रिपोर्ट में भारत का ब्यौरा नहीं है, लेकिन पूर्व रिपोर्ट की यही बताती है कि जिन्हीं सूचकांकों में भारत में अमेरिकी गरीबी की खाई लगातार बढ़ी है। ठीक है। कोरोना काल में एक उद्योगपति की पूंजी हर घंटे 90 करोड़ रुपए बढ़ रही थी, जबकि करीब 12 करोड़ लोग रोजी से वंचित हो गए थे। अब भारत में कुपोषण का प्रतिशत लगातार बढ़ना इसी अवमानना का प्रतीक है। नई आर्थिक नीति लाकर इसे बदलना पड़ेगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। एंड विदा लेता हूँ यार। देश बनाओ यार, कुछ बन के दिखाओ यार, बस यही है।